हेलो एवरीवन, एएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम लोग ने पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट करी थी और उसमें कल की क्लास में हमने पढ़ा था दो सिस्टम के बारे में पढ़ा था। एक को कहा था यूनिटरी और दूसरी जो सिस्टम था उसका नाम था फेडरल। यूनिटरी सिस्टम थोड़ा सा अब हम इसको तुलनात्मक रूप में इसको अध्ययन कर लेते हैं। ठीक, यूनिटरी मतलब एकात्मक और फेडरल मतलब क्या हुआ, संघीय। इसका तुलनात्मक रूप में अध्ययन इसलिए भी कर रहे हैं ताकि कल की क्लास एक बार आपकी रिवीजन हो जाए और इसके बाद जो है वो हम भारत की व्यवस्था देखेंगे तो भारत की व्यवस्था किस तरह का है ये भी हमको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक, तो एकात्मक व्यवस्था का क्या मतलब था कि सारी शक्तियां जो हैं वो एक ही हाथ में हैं। उसी को एकात्मक कहा था। और वो संस्था कौन सी थी? वो थी केंद्रीय संस्था, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको आप विधायिका या लेजिस्लेटिव बोलते हैं। वो संस्था कौन सी है? ये है। अब सारी शक्तियां एक ही हाथ में है, इसलिए यहाँ पर क्या नहीं पाया जाता है? सेपरेशन ऑफ पावर जो है, यहाँ पर स्पष्ट कोई सेपरेशन ऑफ पावर नहीं। नाम मात्र का हो सकता है तो वो, मगर कोई स्पष्ट सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पर दिखाई नहीं देता। और किन किन अंगों के मीन सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो आपको देखना है। वो देखना है कि न्यायपालिका जुडिशियरी, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और विधायिका मतलब लेजिस्लेटिव, इनके मध्य में जो है वो कोई भी सेपरेशन ऑफ पावर नहीं दिखाई देता। फिर और आपने क्या देखा कि दूसरा किसके मध्य नहीं दिखाई देता? राज्य और मतलब स्टेट और सेंटर के मध्य, केंद्र के मध्य। सेंटर के मध्य जो है वो कोई जो है सेपरेशन ऑफ पावर नहीं दिखाई देता। और सेपरेशन ऑफ पावर नहीं दिखाई देता, शक्ति जो है वो किसी एक के हाथ में संकेंद्रित है, इसलिए यहाँ पर क्या पाई जाती है? वन नेशनल से पाया जाता है, एकल नागरिकता पाई जाती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई व्यक्ति जो है वो देश का भी नागरिक हो और कहाँ का भी नागरिक हो, स्टेट मतलब उस प्रांत का भी नागरिक हो। ठीक है, एकल नागरिकता यहाँ पर पाई जाएगी, एकल विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पाया जाएगा। ठीक, और आपने क्या देखा कि स्वतंत्र जो है न्यायपालिका जो है वो यहाँ पर नहीं होगी। ठीक, इसका क्या मतलब है कि न्यायपालिका जो है वो जुडिशियल रिव्यू का जो है वो काम नहीं करेगी। कुछ देशों में एक्सेप्शन रूप में कर भी सकते, तो कभी एक्सेप्शन के रूप में कुछ क्वेश्चन आ जाए कि न्यायपालिका जो है स्वतंत्र रूप में स्वतंत्र हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो वो ऑप्शन सही बात है। कुछ एक्सेप्शन भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो क्या है, ये हो भी सकती है और नहीं भी। इतनी बातें कल हमने करी थी। और इसके अलावा हमने क्या कहा था कि ये किन देशों के मध्य में पाया जाता है? यह पाया जाता है छोटे देशों में, जहां पर विविधता कैसी है, डाइवर्सिटी वहां पर कैसी हो, कम हो। ठीक, और ये छोटे देशों में हमने क्या एग्जांपल दिया था? ब्रिटेन। और कभी क्वेश्चन आए कि क्या केवल छोटे देशों में पाया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको चीन का भी एग्जांपल दिया, और चीन कैसा देश है? बहुत बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वहां पर भी पाया जा सकता है। ठीक, दूसरा हमने क्या देखा था कि ऐसे देशों में जो है वो संविधान का स्वरूप जो है वो कैसा होगा। तो यहाँ पर संविधान कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, मतलब
इसमें संशोधन जो है वो किया जा सकता है। और कैसा होता है यहाँ का संविधान? अलिखित होता है। ठीक, इतनी बातें जो है ये इसमें थी। ठीक, अब देख लीजिए कि फेडरल में क्या है। यहाँ पर क्या है कि सारी शक्तियां जो है, शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा है। सारी शक्तियां किसी एक हाथ में नहीं है। एक हाथ में नहीं है, इसका मतलब क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर यहां पर पाया जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर है तो किसके बीच जो है वो आपको सेपरेशन ऑफ पावर दिखेगा? विधायिका लेजिस्लेटिव में, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव में, और न्यायपालिका जुडिशियरी। यहां पर दिखाई देगी। और दूसरी जगह कहां पर दिखाई देती है आपको? देश के में, मतलब केंद्र के मध्य में, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी जो है वो दिखाई देती है। ठीक, जैसे कि हमारे देश में जो है वो अर्धसंघीय व्यवस्था है, तो यहाँ का क्या है? जो केंद्र सूची है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के विषय होंगे, कुछ राज्य सूची है, स्टेट वाले जो विषय होते हैं, कुछ जो होती है वो समवर्ती सूची होती है और अवशिष्ट होती है, रेसिड्यूअल होती है। ठीक, केंद्र पे कौन डिसीजन लेते हैं इन विषयों पे? सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। राज्य पे कौन लेते हैं? राज्य सरकारें लेती हैं। समवर्ती पे कौन लेते हैं? राज्य और केंद्र, इसमें दोनों ले सकते हैं। और अवशिष्ट पे कौन लेते हैं? अपने देश में जो है वो अवशिष्ट पे जो है वो केंद्र लेती है। ठीक, मगर जैसे यूएसए वगैरह है, वहां पर पूर्ण संघीय व्यवस्था है, तो वहां पर अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं? यूएसए में वह राज्य के पास होती है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विषयों का जो है वो स्पष्ट बंटवारा यहाँ पर दिखाई देता है। न्यायपालिका कैसी होगी? यहाँ पर स्वतंत्र होगी। स्वतंत्र होगी तो दैट मीन्स यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू जो है वो पाया जाएगा। ठीक, उसके अतिरिक्त जो है जब राज्य और केंद्र के मध्य कोई विवाद हो गया किसी विषय को लेकर, तो उसका निपटारा कौन करेगा? वो करेगा न्यायपालिका। और ऐसे ही अपने देश में भी है। ठीक, अब ऐसी है सेपरेशन ऑफ पावर पाया जा रहा है, तो इसी कारण यहाँ पर क्या पाई जाती है? दोहरी जो है विधायिका पाई जाती है। मतलब केंद्र की लेजिस्लेटिव अलग है और राज्य की लेजिस्लेटिव जो है वो अलग है। दोहरी नागरिकता पाई जाती है, जैसे कि अमेरिका में पाया जाता है दोहरी नागरिकता। मतलब अगर कोई अमेरिका का नागरिक है तो उसको अमेरिका देश की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी, और जिस राज्य में वो रह रहा है वहां की भी नागरिकता उसको लेनी पड़ेगी। ठीक, दोहरी कार्यपालिका पाई जाएगी और न्यायपालिका पाई जाएगी। दोहरी न्यायपालिका ये भी पाया जाएगा यहाँ पर। ऐसी व्यवस्था यहाँ पर दिखेगी आपको। ठीक, आप देखते हैं ये कैसे देशों में पाया जाएगा। देश का स्वरूप कहाँ पे हो? ये कहाँ होता है? जहां पर जो है विविधता, डाइवर्सिटी जो है वो ज्यादा हो। ठीक, और डाइवर्सिटी कहाँ पर ज्यादा होगी? जो देश कैसे होंगे? बड़े होंगे, वहां पर यह पाई जाती है। ठीक, और जो है वो संविधान का स्वरूप यहाँ पर कैसा होगा? संविधान जो है वो कठोर होगा। ठीक, विविधता ज्यादा है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर ज्यादा दिख रही है, तो जो है संविधान का स्वरूप कैसा होगा? कठोर होगा। मतलब है कि उसमें आसानी से किसी आसान प्रक्रिया के द्वारा उसमें संशोधन नहीं हो सकता। और दूसरा क्या है, यहाँ का संविधान कैसा होता है? लिखित होता है। ठीक, इतनी बातें होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में कैसी व्यवस्था पाई जाती है। और ये देखिए, जैसे आप लोग रटते होंगे कि जो है संसदीय व्यवस्था जो है यूएसए से ली गई है,
विधि के समक्ष समानता, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है और विधि के समक्ष समानता भी ब्रिटेन से ली गई है। संघीय या अर्धसंघीय व्यवस्था कहाँ से लिए गए है? कनाडा से लिया गया है। इसको आप रटते हैं, मगर इससे अगर आपने को रिलेट कर लिया तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो अब वो को रिलेशन हम को भी देखेंगे ताकि आपको रटना ना पड़े, और भारत में कैसी व्यवस्था पाई जाती है हम उसको भी देखेंगे। चलिए, भारत में व्यवस्था, भारत में क्या दोहरी नागरिकता पाई जाती है? ऐसा होता है कि अगर मैं जो हूँ भारत की नागरिक हूँ तो क्या मैंने जो है यूपी की भी नागरिकता ले रखी है? ऐसा तो नहीं। तो यहाँ पर जो है कैसी नागरिकता पाई जाती है? एकल नागरिकता। ठीक, तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट भारत ने कहां से लिया, तो कहां से लिया होगा? इसी तरह याद भी कर सकते हैं हम, तो कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया। समझ गए ये बात? इसके बाद जो है, चलिए ये तो हो गया, इसके अलावा तो और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सेपरेशन ऑफ पावर है, हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये सारी चीजें तो हमने यहाँ से नहीं ली है। तो हमने क्या यहाँ से लिया है? एकल नागरिकता। अब हम देखेंगे कि हमने जो है ये संघीय व्यवस्था से जो है वो क्या क्या चीजें हमने ली हुई हैं। तो पहली व्यवस्था देखिए कि हमने यहाँ से क्या क्या लिया। हमने यहाँ से लिया है दोहरा न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ले रखा हुआ है। हमने यहाँ से क्या लिखा हुआ है? लिया हुआ है लिखित संविधान लिया हुआ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की ज्यादातर चीजें क्या है? लिखित है। ठीक, और कुछ ही चीजें जो है वो परंपरा से चली आ रही है। हमने यहाँ से जो है वो स्वतंत्र न्यायपालिका लिया हुआ है, और हमारे यहाँ भी क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू होता है ना। तो ये चीज हमने यहां से लिया हुआ है। हमने क्या लिया हुआ? सेपरेशन ऑफ पावर लिया हुआ है। ठीक, ये यहां से लिया हुआ है हमने संघीय व्यवस्था से, सेपरेशन ऑफ पावर। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि ये व्यवस्था कहां से ली गई, मान लीजिए ये आ जाए कि हमने जो है वो स्वतंत्र न्यायपालिका कहां से लिया है, तो कहां से लिया हुआ? यूएसए से लिया। हमने सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट कहां से लिया, तो कहां से लिया हुआ? यूएसए से लिया हुआ। और ये सारी चीजें तो ऐसा कुछ पूछा जाता नहीं है, तो ये चीज पूछी जाती है कहां से लिया है, तो याद करना आसान हो गया ना। ठीक, इसके अलावा जो है हमने संघीय व्यवस्था भी ली, फेडरल सिस्टम भी लिया हुआ है, मगर हमारा फेडरल सिस्टम जो है वो पूर्ण नहीं है। ठीक है, ये जो है वो मिक्सअप है। तो मिक्सअप कैसे है? क्योंकि इसमें एकात्मक भी पाया जाता है और जो आपकी संघीय व्यवस्था है वो भी पाई जाती है। ठीक, तो फेडरल सिस्टम से हमने ये सारी चीजें ली है, और एकल वाले से जो है वो हमने एकल नागरिकता ली है। ये लिया है यूनिटरी से सिस्टम से, और ये सारी चीजें हमने कहां से ली है? ये लिए हैं फेडरल सिस्टम से। ठीक, होपफुली आपको इतनी बातें समझ आई होगी। अब कुछ चीजें हैं जो हमने दोनों को जो है वो मिला दिया है, वो अब देख लेते हैं कि हमने क्या मिला दिया। मिलाने का मतलब है कि उसमें जो है फेडरल और यूनिटरी, एकात्मक और आपका संघीय व्यवस्था दोनों चीजें आती हैं। इसलिए भारत की व्यवस्था कैसी कहलाती है? अर्ध संघीय कहलाती है, सेमी फेडरल। अब देखेंगे ये कैसे दिखाई पड़ती है। ठीक, फेडरल में क्या होता है?
कि सेपरेशन ऑफ पावर पाया जाता है। हमारे यहाँ है केंद्र राज्य संबंध, सेंटर और स्टेट जो है रिलेशनशिप, संबंध में ये दिखाई देता है। ठीक, इसके अलावा जो है अगर इनके केंद्र राज्य संबंध में अगर कोई यहाँ पर झगड़ा होता है, कोई टकराव होता है, तो कहाँ पर जाते हैं, कहाँ जाते हैं आप, न्यायपालिका में है। और न्यायपालिका कैसी है, स्वतंत्र है। और स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो किसका जो है कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर है फेडरल सिस्टम का। मतलब ये वाला कैरेक्टर और दूसरा कैरेक्टर तो ये है फेडरल सिस्टम का, मिल गया हमको। ठीक, आप देखते हैं कि यूनिटरी में कैसे आता है कि मान इसमें जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जैसे जो केंद्र सेंटर की जो सूची होती है, केंद्र सूची विषयों की जो सब्जेक्ट केंद्र को मिले हुए हैं फेडरल केंद्रीय सूची में और कुछ राज्य सूची में सब्जेक्ट मिले होते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है जैसे रक्षा वाले विषय वो किसको दिए गए हैं, केंद्र सूची में आते हैं। जैसे विदेश जो है विदेश संबंध स्थापित करना हो तो वो किस सूची में आते हैं, केंद्र सूची में आते हैं। जो इम्पोर्टेंट विषय हैं वो किसको दिए गए हैं, केंद्र को दिए गए। और जो छोटे विषय हैं वो किसको दिए गए हैं, राज्य को दिए गए हैं। तो इम्पोर्टेंट विषय किसी एक शक्ति को दे देना, किसी एक संस्था को दे देना ही जो है किसका आपको लग रहा है, वो यूनिटरी का ही क्या है, विशेषता है, उसका ही वो कैरेक्टर है। एक तो कैरेक्टर आपको यहाँ पर ये दिख गया, ये किसका है, यूनिटरी का। और दूसरा देख लीजिए किसमें दिखता है, न्यायपालिका के पास गए हैं वो ठीक है, ठीक है, मगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि जब जो है वो केंद्र हावी हो जाती है। कुछ ऐसी सिचुएशन जैसे कि इमरजेंसी, आपातकाल, इमरजेंसी लगाती है ना केंद्र सरकार, ठीक, कि राष्ट्रपति शासन लगाती है ना केंद्र सरकार। तो उस सिचुएशन में अगर किसी भी स्टेट में जो है वो राष्ट्रपति शासन मतलब प्रेसिडेंशियल गवर्नेंस का टाइम चल रहा हो तो उस समय क्या होता है कि सारी शक्तियां जो है वो केंद्र सरकार के पास आ जाती हैं। तो सारी शक्तियां चली गई तो इसका क्या मतलब हुआ कि स्वरूप उसका कैसे होगा, यूनिटरी होगा। दूसरा आपने यहाँ देख लिया, ठीक। और तीसरा देख लीजिए कि भारत में कैसा पाया जाता है। अभी मैंने रेसिड्यूअल बताया था, मतलब अवशिष्ट शक्तियां हैं। जब हम संघीय यूएसए का देख रहे हैं तो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास थी, वो थी राज्य के पास। और अवशिष्ट शक्तियां हैं क्या कि जैसे जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय कुछ ऐसे विषय रहे होंगे कि नहीं बन पाया होगा, जिसमें मतलब जो जिसको संविधान में शामिल नहीं किया गया होगा। कुछ ऐसे विषय रहे होंगे जैसे कि आप साइबर क्राइम मान लीजिए, हमारा संविधान 1949 में जो है वो बन के तैयार हुआ 26 नवंबर से, ठीक है। तो उस समय तो साइबर क्राइम जैसी कोई चीज नहीं थी ना, तो कुछ ऐसे विषय रख दिए गए एक जगह जो भविष्य के विषय हो सकते हैं, ठीक। और उसमें कौन निर्णय लेगा इसकी बात कही गई। तो ऐसे विषयों को क्या कहा गया है, रेसिड्यूअल सब्जेक्ट्स कहा गया है। तो ये शक्तियां किसको प्राप्त है, हमारे यहाँ जो है वो प्राप्त है अवशिष्ट शक्तियों पे जो फैसला लेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, समझ गए। जबकि ये जो है वो संघीय, ये फेडरल व्यवस्था का जो है वो गुण नहीं है, ये गुण किसका है, यूनिटरी का। जबकि यूएसए में जो है वो स्पष्ट फेडरल व्यवस्था दिखती है, तो अवशिष्ट की शक्तियां किसके पास दिखाई पड़ती हैं आपको, वो दिखाई पड़ती हैं राज्यों के पास, स्टेट के पास दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा जैसे यूएसए में अगर आपातकाल लगना है, कोई ऐसी चीजें होने हैं जिससे केंद्र राज्य संबंध प्रभावित हो रहे हैं, तो राज्यों से पहले हमको सहमति लेनी पड़ेगी, समझिए। तो वो भी जो है वो फेडरल सिस्टम का एक पार्ट है, एक उसकी विशेषता है। तो हमारे भारत में ऐसी नहीं दिखती ना। देख लीजिए, दो चीजें आपको यहाँ पर दिख गई कि किसकी, ये फेडरल का गुण था, और तीन चीजें आपको किसकी दिख गई, यूनिटरी का गुण है, ठीक। इसलिए हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था हो गई, अर्ध संघीय। हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था है जिसमें फेडरल के भी गुण है और यूनिटरी के भी गुण है। समझ गए इतनी बात, होपफुली आपको ये भी समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं।
ऐसी ही सेम व्यवस्था मतलब अर्ध संघीय व्यवस्था जो है वो पाई जाती है कनाडा में। ठीक, इससे आप दो चीजें कर सकते हैं। मान लीजिए कभी मेंस के क्वेश्चन पेपर में है कि यूएसए के फेडरल सिस्टम में और इंडिया या कनाडा के फेडरल सिस्टम में क्या अंतर है, तो आप ये अंतर लिख लीजिए। ठीक है, और दूसरा जो है वो पीटी के लेवल पे है कि अर्ध संघीय व्यवस्था जो है वो कहाँ से ली गई है, तो कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई। आपको अब रटना नहीं पड़ा, ठीक है, तो ऐसे आप को रिलेट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं कि और जो है वो हमने क्या जो है दोनों को मिक्स करके लिया गया। ठीक, तो वो लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक, वो देखते हैं कैसे। आपने देखा कि इसमें भी फेडरल के भी कुछ गुण होंगे और कुछ किसके गुण होंगे, यूनिटरी के। ठीक, फेडरल में क्या होता है कि संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान संशोधन, जो फेडरल में है यहाँ पे संविधान संशोधन कैसा होता है, कठिन होता है। मतलब यहाँ का संविधान कैसा है, कठोर है, ठीक, हार्ड है। और यहाँ का यूनिटरी में कैसा होता है का संविधान संशोधन, यहाँ पर होता है, यहाँ पर है सरल, और इसलिए संविधान कैसा होता है, फ्लेक्सिबल, क्लोजशील होता है यहाँ पर। ठीक, अब हम देखेंगे कि हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था है। ठीक, देख लीजिए, हमारे यहाँ कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसमें यदि संविधान संशोधन करना हो तो जो है वो किस मेजोरिटी से हो जाएगा, सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि साधारण मतलब कि संविधान संशोधन के लिए बहुत जटिल प्रक्रिया की जरूरत नहीं है, सिंपल मेजोरिटी से ही वो जो है वो संशोधन हो जाएगा। इसका मतलब ये है। और वो विषय कैसे हैं, जैसे कि अभी सीएए लागू हुआ, तो सीएए में क्या था, सिंपल मेजोरिटी से ही तो वो पारित हुआ सीएए। तो सीएए तो विषय कौन से हो गए, नागरिकता से संबंधित विषय जो, तो हमारे यहाँ ये पाया जा रहा है ना, संविधान संशोधन का एक रूप ये है। और देख लीजिए दूसरा स्वरूप कैसा है, कुछ ऐसे विषय होंगे जिसको अगर जिसमें परिवर्तन अगर करना हो, ठीक, इसमें परिवर्तन करना है तो किस मेजॉरिटी से होंगे, वो होंगे स्पेशल मेजॉरिटी से, जिसके लिए जो है वो विशेष बहुमत की जरूरत होगी। और विशेष बहुमत और सिंपल मेजॉरिटी ये आपको आगे की क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, तो आपको लगेगा कि बहुत जटिल प्रक्रिया है। ठीक, तो कुछ वो विषय जो है रखे गए हैं इसमें वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये विषय कैसे होंगे, जैसे कि आपातकाल, इमरजेंसी, अगर उसकी प्रक्रिया में कुछ डिफरेंट करना है, कुछ बदलाव करना है, तो कौन सी मेजॉरिटी से प्रस्ताव को पारित कराया जाएगा, विधेयक को, बिल को पारित कराया जाएगा, वो होगा स्पेशल मेजॉरिटी से। जैसे फंडामेंटल राइट्स, हमने आजादी फंडामेंटल राइट सोचे पाने के लिए करी, तो उसमें अगर परिवर्तन करना होगा तो उसकी प्रक्रिया बहुत आसान तो नहीं रही होगी, तो उसके लिए कौन सा क्या पाया जाता है, किस मेजॉरिटी से होगा, वो स्पेशल मेजॉरिटी से होगा। तो देख लीजिए हमारे यहाँ दोनों तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रहा है ना, तो हमारे यहाँ जो है इसमें भी मतलब संविधान संशोधन में भी दोनों को ही मिला दिया गया। ठीक, तो कभी आपसे पीटी में ही क्वेश्चन मतलब मान लीजिए आईएएस के पूछा जा रहा है कि कौन से हमारे संविधान संशोधन में संघीय व एकात्मक दोनों ही व्यवस्था दिखाई पड़ती हैं, तो सही बात है। उसी तरह से आपको अर्धसंघी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्धसंघी का मतलब क्या है, कि जिसमें जो है एकात्मक व्यवस्था भी पाई जाए और संघीय व्यवस्था भी पाई जाए। होपफुली आपको ये भी पता, ये भी समझ आ गया होगा। चलिए अब हमने फेडरेशन पढ़ा हुआ है, तो एक
शब्द और आता है कन्फेडरेशन, परिसंघीय। इसका मतलब है, ठीक, इसको देखेंगे फिर फेडरेशन व्यवस्था और से और कॉन्फेडरेशन से हम क्या करेंगे, संघीय व्यवस्था और परिसंघीय व्यवस्था के बीच क्या अंतर है हम ये देखेंगे। ठीक, ये देखिए, इसका मतलब होता है कि बहुत से राष्ट्र जो किस नेचर के हो, संप्रभु हो, सॉवरेनिटी जिसमें पाई जाती है। ठीक, तो वो सारे राष्ट्र मिलकर क्या बना ले, एक जो है संस्था बना ले। ठीक, आपस में ये मिलकर एक संस्था का निर्माण जो है, ऑर्गेनाइजेशन का अगर ये निर्माण कर ले तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कन्फेडरेशन। ठीक, जैसे कि आपको दिखता है यूएनओ, यूएनओ है, यूएनओ में जो है बहुत से देश, मान लीजिए 100 लगभग 92 प्लस देश हैं जो यूएनओ के सदस्य वर्तमान में हैं। तो यूएनओ किसके द्वारा बना है, इन 192 देशों के लिए, इनकी वजह से बना है। इन्होंने आपस में सहमति करी कि एक संस्था बनाएंगे जो सभी देशों की संप्रभुता के, उनके हितों की रक्षा करता हो। ठीक, तो ऐसी संस्था को क्या कहा जाता है, कन्फेडरेशन कहा जाता है। ठीक, और इसके बाद भी जो संप्रभुता है इन देशों की, संप्रभुता मतलब सॉवरेनिटी, ये जो है ये बनी रहती है। अगर भारत अभी यूएनओ का सदस्य राष्ट्र है, मगर अगर कल को वो हटना चाहे तो यूएनओ के अन्य सदस्य उसको लेकर युद्ध नहीं करने लगेंगे। वो अगर हटना चाहे तो वो उससे हट सकता है। ठीक है, ये भारत की जो है वो निर्णय लेने की क्षमता पे है, समझ गए। तो ये है संप्रभुता बनी रहती है, समझ गए, इसका मतलब क्या हो गया। ठीक, अब हम देखेंगे कि संघीय व्यवस्था और परिसंघीय व्यवस्था में क्या डिफरेंस होता है। कन्फेडरेशन अभी आपने पढ़ा तो इसमें देखा ना कि ये किसके मतलब किस कारण से बना है, ये विभिन्न राष्ट्र जो नेशंस मतलब विभिन्न राष्ट्रों के आपसी समझौते से बना है। ठीक, और इसका निर्माण जो है वो कैसे हुआ है, इसका निर्माण उस राष्ट्र के संविधान के द्वारा। ठीक, कि फेडरेशन संघीय व्यवस्था है तो वहां पे जो संघीय व्यवस्था है उसका स्वरूप जो है वो कैसा होगा, इसका निर्माण जो है राष्ट्र के संविधान के द्वारा होगा। इसमें वही विभिन्न राष्ट्र हैं और इसमें कितने राष्ट्र हैं, एक राष्ट्र है। ठीक, एक राष्ट्र के ही अंदर पाया जाता है। ये जो है वो अंतरराष्ट्रीय समझौते और हित जो नीड्स होती है के कारण बना हुआ है। ठीक, और ये क्या है कि एक राष्ट्र मतलब अंतरराष्ट्रीय नहीं हो गया, इंटरनेशनल नहीं हो गया, ये नेशनल है। एक राष्ट्र के हितों और व्यवस्था को चलाने के लिए बना है। ठीक, ये इसके मध्य जो है वो मुख्य अंतर है। ठीक, होपफुली आपको ये सारी चीजें आपकी समझ आ गई होंगी। अगर आपको कहीं पर दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी दिक्कत को दूर करने का प्रयास करेंगे, या फिर आप इस नंबर पे फोन भी कर सकते हैं। ठीक, और
इसके आगे का अब हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। इसके आगे अब हम कल बात करेंगे। धन्यवाद।